मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का। बहुत कम राजनेताओं ने आम आदमी पार्टी और भारत की संसद में राघव चड्ढा जैसी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है। वे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के चहेते लड़के थे, लेकिन आज पार्टी विरोधी नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा इन दिनों आम आदमी पार्टी के साथ विवादों को लेकर चर्चाओं में है। उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी उन्हें जनता के मुद्दे उठाने से रोक रही थी। वहीं पार्टी का कहना है कि वे संगठन की लाइन से हटकर काम कर रहे थे। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। इस विवाद के बीच राघव चड्ढा से जुड़ी हर एक चीज मीडिया में सुर्खियों का कारण बन गई है। इनमें से एक है राघव चड्ढा की संपत्ति। इनकी संपत्ति को लेकर भी लोगों के अंदर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार राघव चड्ढा कितने करोड़ों के मालिक हैं। क्या अभिनेत्री पत्नी परिणीति चोपड़ा से ज्यादा अमीर है या फिर कम? हर कोई जानना चाहता है राघव चड्ढा के बारे में। तो चलिए जानते हैं राघव चड्ढा की संपत्ति से लेकर उनके राजनीतिक सफर, जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पढ़ाई और करियर की शुरुआत। 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में जन्मे राघव चड्ढा ने
दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर नहीं की, बल्कि उन्होंने डेलॉयट, ग्रांट थॉर्नटन जैसी बड़ी कंपनियों में काम करके अपना नाम बनाया और बाद में राजनीति में कदम रखा। राघव चड्ढा की नेटवर्थ। राघव चड्ढा की संपत्ति के आंकड़े बताते हैं कि उनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा नहीं है। 2019 में कुल संपत्ति की बात करें तो करीब 16,05,000 रुपए दर्ज की गई थी, जो 2020 में ये बढ़कर 19,97,000 हो गई और 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान इनकी चल संपत्ति करीब 37 लाख रुपए दर्ज की गई। हलफनामे के अनुसार उनके पास 30 से 40 हजार रुपए कैश है, ऐसा कहा गया। इसके साथ साथ 30 से 40 लाख बैंक में जमा है और करीब 6,35,000 के शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड निवेश भी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राघव चड्ढा के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है, यानी उनके पास ना ही घर है, ना ही जमीन है, ना ही कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये बात उन्हें कई अन्य नेताओं से अलग बनाती है। उनके पास सिर्फ एक मारुति स्विफ्ट डिजायर है, जिसकी कीमत 1,32,00,000 रुपए बताई गई है। उन्होंने कोई लग्जरी गाड़ी भी घोषित नहीं की है कि उनके पास कोई कलेक्शन हो। ये उनकी सादगी भरी लाइफस्टाइल को दिखाता है कि कैसे रहते हैं राघव चड्ढा। परिणीति चोपड़ा की धन दौलत। राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ा एक सफल बॉलीवुड एक्ट्रेस है। उनके पास मुंबई के बांद्रा में आलीशान घर और लग्जरी कारों का कलेक्शन है। राघव चड्ढा की संपत्ति भले ही सीमित है, लेकिन उनकी साफ सुथरी और साधारण प्रोफाइल उन्हें अलग पहचान देती है। वहीं उनकी पत्नी की बड़ी संपत्ति दोनों की लाइफस्टाइल में साफ तौर पर अंतर दिखाती है, लेकिन कभी राघव चड्ढा ने ऐसा झलकने नहीं दिया। राजनीतिक सफरनामा बदलता दौर। राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से राजनीति में कदम रखा। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। मई में दक्षिणी दिल्ली से 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद चड्ढा 9 महीने के भीतर दिल्ली विधानसभा में विधायक के रूप में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चलकर वापस आए। 2022 के पंजाब अभियान के दौरान वे स्क्वाड टीम का हिस्सा थे, जिसे निर्णायक भूमिका में देखा गया और इसमें निर्णायक भूमिका राघव चड्ढा ने निभाई और जल्द ही पार्टी की जीत ने उनकी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ा दी और पार्टी ने तोहफे के तौर पर उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकन सौंप दिया। इसके दौरान तभी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बन गए। 2024 तक राघव चड्ढा संजय सिंह के साथ इंडिया ब्लॉक भागीदारों के साथ गठबंधन की शर्तों और सीट बंटवारों की व्यवस्था पर बातचीत करने में शामिल रहा। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जब कटौती हुई, तब बड़ा मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। आपके शीर्ष नेता गहरे संकट में थे। सबसे पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक अलग मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया था। आखिरकार प्रवर्तन निर्देशालय अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गया, जबकि उस दौरान हर आम आदमी पार्टी का नेता आवाज बुलंद कर रहा था। ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। लेकिन उस दौरान राघव चड्ढा को भी देखा गया था, लेकिन भागीदारी ज्यादा नहीं थी। राघव चड्ढा के सहयोगियों के साथ बढ़ते समीकरणों के बारे में पार्टी के भीतर फिर सुगबुगाहट बढ़ती हुई नजर आने लगी। किसी भी आप नेता ने उनके खिलाफ खुलकर बातचीत नहीं की, क्योंकि उनका कद पार्टी में बढ़ चुका था। लेकिन पार्टी के अंदर कद तो उनका बढ़ा, लेकिन उनकी दूरी भी साफ तौर पर पार्टी से नजर आ रही थी। इसका मुख्य कारण पार्टी प्रमुख से उनकी निकटता तो बताई गई, लेकिन इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ जब राघव चड्ढा की दूरियां बढ़ी। इस बीच में फिर से अगर सिलसिले की बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तब राघव चड्ढा की भागीदारी कम थी।
इस दौरान ये भी देखा गया कि राघव चड्ढा की भागीदारी कम तो थी, लेकिन उस दौरान राघव चड्ढा पार्टी नेता संदीप पाठक और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ उन सीमित व्यक्तियों में से थे जिन्हें तिहाड़ जेल में उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी, यानी कि तब तक भी उनका कद बड़ा हुआ ही था। आप प्रमुख की गिरफ्तारी के दौरान राघव चड्ढा की लंबे समय तक भारत से अनुपस्थिति सबसे बड़ा कारण बनी और आग में घी डालने का काम तब किया गया जब पार्टी गहरे संकट में थी। तो सवाल उठने लगे कि राघव चड्ढा कहाँ है। यहाँ तक कि आपके कट्टर समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद एक दो फोटो के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन 2025 तक आप कैडर के भीतर उनके खिलाफ असंतोष स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा। 5 फिरोजशाह रोड से राज्यसभा सांसद का आखिरी महत्वपूर्ण काम दिल्ली की मतदाता सूची की जांच करना था। हालांकि पार्टी ने फरवरी 2025 में अपना दिल्ली का किला भाजपा से भी खो दिया। इसके बाद एक संगठनात्मक फेरबदल हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब मामलों का प्रभार दिया गया, जबकि गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारियां फिर से बांटी गई। हालांकि राघव चड्ढा का नाम किसी भी सूची में नहीं देखा गया, जिसके बाद टकराव का बड़ा कारण नजर आया। पतन की शुरुआत कैसे हुई? संसद के बजट सत्र के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग याचिका दायर की थी, तो राघव चड्ढा के हस्ताक्षर उस दौरान गायब थे। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बारे में आप आए दिन सुनते भी रहे होंगे। हालांकि राघव चड्ढा ने टीएमसी की याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए, ये सच तो था, लेकिन इसको लेकर सफाई भी पेश की थी। उन्होंने कहा कि मुझे पहले अपनी पार्टी से बात करने दीजिए, मुझे अपनी पार्टी से परामर्श करने दीजिए और इसके बाद ही मैं फैसला लूंगा। लेकिन क्या ये चड्ढा को राज्यसभा में आपके उपनेता पद से हटाने के लिए पर्याप्त था? ये सवाल बन जाता है। हरगिज नहीं। पार्टी प्रमुख का पसंदीदा होने के अपने जोखिम भी नजर आते हैं। आप खुद देख रहे होंगे, पार्टी के भीतर कई लोग उनके जबरदस्त उत्थान से जलते हुए भी नजर आए। पंजाब से लेकर दिल्ली तक लोगों के पास अपने अपने कारण भी देखे गए। हालांकि आपके सबसे कठिन दिनों के दौरान उनकी अनुपस्थिति एक दुखदाई बात सामने आई और यही सबसे बड़ा कारण बना कि राघव चड्ढा का कद तो पार्टी में बड़ा था, लेकिन बढ़ती दूरियां उन्हें पार्टी से ही दूर ले गई। आपके अंदर अंदरूनी सूत्र ने बताया कि राघव ने पार्टी प्रमुख को अपनी लंबी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया था और शीर्ष नेतृत्व ने इसे मंजूरी भी दी थी। हालांकि क्या सच है क्या झूठ ये सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच कुछ नेताओं का मानना था कि उन्हें आप में बहुत जल्दी बहुत बड़ा पद मिल गया, लेकिन राघव चड्ढा इसे संभाल नहीं पाए, जबकि इसी के साथ साथ टकराव का कारण और बढ़ गया। इस बीच जब केजरीवाल को भ्रष्टाचार मामले में जमानत दी गई, चड्ढा ने एक नियमित सत्यमेव जयते टिप्पणी तक भी नहीं की, जिसके बाद राघव पर आपका शक और गहराता गया और इसके बाद राघव चड्ढा पर गाज गिरनी शुरू हो गई। हाल फिलहाल में आपके वरिष्ठ रणनीतिकारों में से एक ने राज्यसभा में चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को क्यों भेजा गया, इस मामले में भी बताया। राघव चड्ढा को लेकर ये तक कहा गया कि राघव पार्टी के संसदीय एजेंडे को पूरा नहीं कर रहे थे। कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा कि उसके उपनेता उन्हें आवंटित समय का उपयोग पार्टी की प्राथमिकता को केंद्रीय मुद्दों तक लेकर जाए, केंद्र तक लेके जाए, लेकिन ये कहा गया कि वे अपनी छवि बनाने में व्यस्त थे। उन पर आगे जोर दिया गया, ये कहा गया कि आपके हितों की सेवा करने के बजाय वे अपनी महिमा का आनंद लेने में व्यस्त थे। उन्होंने पार्टी से संबंधित वास्तविक मुद्दों पर अपनी व्यक्तिगत रीलों के लिए सामग्री को प्राथमिकता देना चुना, लेकिन पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। अब कोई राघव चड्ढा को लेकर कहता है कि वो खुद पार्टी से अलग हो रहे हैं, कोई ये कहता है कि राघव चड्ढा बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, कोई ये कहता नजर आता है कि बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा दूरियां बना रहे हैं। अब राघव चड्ढा अब इस मामले को लेकर क्या कहते हैं, ये फैसला तो उन पर ही निर्भर करता है।
लेकिन उनके राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखकर यही लगता है कि अब राघव चड्ढा को फैसला लेना ही चाहिए। क्या पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या अपने आप को घातक घायल बताने के साथ साथ पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या अपनी पार्टी का भी गठन करेंगे? क्योंकि चर्चा सोशल मीडिया पर यही हो रही है कि वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि राघव चड्ढा का अगला कदम अब क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें